Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि सोनी यूनिवर्सल टॉक बाय भारत की बुढ़िया में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एस्ट्रोलॉजी पर। आज हमारे स्टूडियो पर ऋचा आही जी, जिनको 18 ईयर का एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड में, तो आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके बारे में। ऋचा जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऋचा जी, सबसे पहले तो मैं आपके बारे में दर्शकों को बताना चाहूँगी और मैं चाहूँगी आप ही अपने बारे में बताएं कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो 18 ईयर का एक्सपीरियंस जैसे कि आपने हमें बताया था, और इस लाइन में और इसी लाइन को आपने क्यों चूज़ किया? एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ी नॉलेज है। ये जो नॉलेज है इसका यूज़ हमें करना चाहिए लाइफ के हर स्टेज पे। एंड इसका एक्सपीरियंस मुझे 15 to 18 ईयर्स हो चुके हैं जो मैं प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, इतनी हॉरोस्कोप्स देख चुकी हूँ। थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ हॉरोस्कोप्स आज तक मैं एनालाइज कर चुकी हूँ। तो इसी तरह से एक्सपीरियंस होता चला जा रहा है। और इस फील्ड में मैं ऐसे आई कि एक्चुअली हमारी शॉप है और हमारा स्टोन्स का काम है। माय फादर सिंस 15 ईयर्स, मतलब जब वो 15 साल के थे तभी से स्टोन्स की ही उसमें थे। और स्टोन्स तब मैंने देखे हैं अपने बचपन से। मैं बड़ी ही वो स्टोन्स देख के आई हूँ। तो मुझे क्यूरियोसिटी तो थी कि वाई डू पीपल वेयर दिस स्टोन्स। सेलिब्रिटीज़ भी वेयर करते हैं, शॉप्स पे लोग आते हैं, तो वाई डोंट दे बाय ज्वेलरी, वाई आर दे इंटरेस्टिंग इन बायज दी स्टोन्स। ये पत्थर ही हैं, इससे अच्छा ज्वेलरी ले लो। सो मुझे ये क्यूरियोसिटी यहाँ तक लेके आई एंड वो नॉलेज बढ़ते बढ़ते आई एम हेयर विद यू। ऋचा जी, एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस, इट इज़ नॉट अ फिक्शन। ये एक साइंस है, एक बहुत ही वास्ट नॉलेज है जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी है। और मेरा मानना है कि जितनी ज़्यादा यंग जनरेशन इसको सीखेगी और इन चीज़ों को समझेगी, हमारे को एक तरह से एक आइडिया हो जाएगा कि हमें लाइफ में क्या करना है। अकॉर्डिंगली जैसे 9 प्लैनेट्स होते हैं हमारी हॉरोस्कोप में, कहीं ना कहीं सब हैं, उसमें से सारे अच्छे हों, सही पोजीशन पे हों, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो अच्छे प्लैनेट्स हैं 2-3, आप उनको खींच के आप आगे बढ़ सकते हो फील्ड में। तो इट इज़ अ नॉलेज, जस्ट नॉलेज होनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आजकल की इसमें। आजकल इतनी एजुकेशन है, लोग चांद पर पहुंच गए हैं, फिर भी ये ग्रहों को, ये ग्रह इस टाइम पर ये काम करना चाहिए, इस टाइम पर ये वो निकाल लेनी चाहिए, कुंडली देख लेनी चाहिए। ये सब लोग इतना, अभी आपको क्या लगता है, सभी बहुत विश्वास रखते हैं इन चीज़ों में? यस, जब मैं सीख रही थी तो 90% ऑफ द क्लास की स्ट्रेंथ थी वो लॉयर्स थे, 90% ऑफ द। एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये नॉलेज बहुत ही बड़ी चीज़ है और मैं तो कह रही हूँ यंग जनरेशन्स को बिल्कुल ये अडॉप्ट करनी चाहिए। टाइम टू टाइम अपनी हॉरोस्कोप ज़रूर दिखानी चाहिए, ताकि कहीं हम गलत जगह पे तो नहीं कोशिश करते जा रहे और हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो एटलीस्ट वंस यू शुड हैव अ लुक ऑन योर हॉरोस्कोप, दैट्स इट। ऋचा जी, जैसे शादी का मिलान कराना हो, बच्चे का जन्म हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, तो आजकल मैंने देखा है हर एक को होता है कि हम ना वो वास्तु करवा लें और वास्तु के हिसाब से जगह खरीदें, या आज श्राद्ध चल रहे हैं तो तब जगह नहीं लेनी, शादी नहीं करनी, शॉपिंग नहीं करनी। इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? एक्चुअली हमारी लाइफ में कुछ संस्कार माने गए हैं और जन्म का जो हमारा सेलिब्रेशन होती है वो भी एक जन्म संस्कार माना गया है और मृत्यु का भी एक संस्कार माना गया है। ये जितने भी संस्कार माने गए हैं जो हमारे हैं, उसको हम अकॉर्डिंगली और एस्ट्रोलॉजी के थ्रू मैं बोलना क्या चाहती हूँ, क्या बोला मैंने, सही बोला भाई? शादी का मिलान और वो प्रॉपर्टी जो खरीदते हाँ, हैं। शादी में वो सारे मिक्स हो गए ना। बोलूँ? हाँ बोलो रश्मि जी, जो शादी का मिलान है। फिर मैं एक्चुअली जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी एक संस्कार माना गया है। जन्म का उत्सव भी होता है तो वो भी एक संस्कार होता है, और मृत्यु के टाइम भी सारे हम लोग अपने रीति रिवाजों के साथ काम करते हैं। शादी बहुत ही बड़ा संस्कार है, बच्चे का जन्म होना भी बहुत बड़ा संस्कार है।
जैसे जनरली घास फूस तो हर जगह हो जाती है, लेकिन अगर हम बच्चे को प्लान करते हैं अपनी लाइफ में तो उसको प्रॉपरली एक उत्सव की तरह हस्बैंड वाइफ को क्या पूजा पाठ करनी चाहिए ग्रहों के हिसाब से, ट्रांजिट देखना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। आने वाले की जो हॉरोस्कोप होती है वो भी अच्छी आती है, तो वो बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट देता है। दिस आई हैव एक्सपीरियंस्ड, मैंने ये सीखा और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। और इसी तरह से शादी बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। आजकल जो सिचुएशंस है लाइफ की, बहुत अच्छे से कुंडली मिलान के साथ साथ जो गुण मिलान हम करते हैं उसके अलावा भी भाग्य स्थान और शादी का घर बहुत अच्छे से देखना चाहिए, अदरवाइज सीरियसली प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज़्यादा आती हैं। और ये जो मांगलिक बोलते हैं कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होना चाहिए, मांगलिक मांगलिक, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। 27-28 साल के बाद मांगलिक दोष कम हो जाता है, बट ये है कि मांगलिक अगर पूर्ण मांगलिक है, फर्स्ट हाउस का मांगलिक है, सप्तम का मांगलिक है, तो मांगलिक की मांगलिक के साथ होनी चाहिए। अगर ये आंशिक मांगलिक हॉरोस्कोप है और 27 साल ऊपर हो चुके हैं तब हम देख सकते हैं, तो उसके लिए भी एनालाइज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। मतलब 27 और 28 हाँ, इयर्स के बीच क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तो मंगल जिस हाउस में होता है 7 इयर्स के बाद फिर रोटेट होके उसी हाउस में होता है, तो 3 to 4 साइकिल्स जब मंगल की निकल जाती है तो मंगल दोष खत्म हो जाता है। तो जैसे 28 इयर्स अगर हो गया बच्चा या 27 या 28 इयर्स जैसे कि आप बता रहे हो, तो उसके बाद अगर ये मंगल दोष है ये खत्म हो गया, ये बहुत हाफ एटलीस्ट उसका जो वो रिजल्ट होता है काफ़ी कम हो जाता है, तो हम आंशिक मांगलिक के साथ भी कर, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर पूर्ण मांगलिक है तो पूर्ण मांगलिक के साथ ही करनी चाहिए। अदरवाइज अगर जैसे मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं है तो उसमें कुछ रेमेडीज वगैरह भी आप देते हैं या करते हैं जिसका बेनिफिट होता है क्या? कुछ रेमेडीज़ हम बता सकते हैं जिसके काम हो जाता है, बट द थिंग इज़ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर पूर्ण मांगलिक है तो फिर रेमेडीज़ ना देखो और इट्स बेटर कि आप पूर्ण मांगलिक के साथ ही करो। तो वैसे आप रेमेडीज के लिए लोगों को अगर सजेस्ट करते हैं या आप करते हैं तो उसका कोई एपिसोड हो जो आप दर्शकों से शेयर करें हमारे? बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, अब तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। अभी बैक स्टेज पे मैं आपसे अभी डिस्कस भी कर रही थी, बहुत टाइम पहले की बात है, एक लेडी ने मेरे से पूछा तो मैंने उसको बताया कि शी इज़ वेरी रिच एंड एवरीथिंग। शी सेड नो, आई एम नॉट रिच, और मेरे साथ इतना नहीं है, मेरे को फाइनेंशियली गेन्स नहीं है। तो मुझे उसकी हॉरोस्कोप में, उसके बेटे की हॉरोस्कोप में तो बहुत अच्छे वीनस, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड आफ्टर 1 month शी कम विद अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स विद मी कि मेरे बेटे की जो मैरिज हो गई है वो बहुत ही एक रॉयल फैमिली में हुई है, बहू और बेटा बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस पे आ गए हैं। तो सीरियसली ये सिचुएशन है, मैंने देखा है, और भी काफ़ी चीज़ें मैंने नोटिस करी, एक्सपीरियंस किया है, एंड होता है। प्लैनेट्स तो बिल्कुल हैं, होते ही हैं। रीटा जी, मैं बात करना चाहूँगी अब स्टोन्स पर। मैंने बहुत लोगों से सुना भी है और देखा भी है, लोगों ने अलग अलग कलर्स के स्टोन्स पहने होते हैं, और मुझे तो खैर वो नॉलेज नहीं है, कोई ब्लू कलर का, कोई येलो कलर का, कोई ग्रीन, रेड, और इनसे क्या बेनिफिट्स होता है लोगों को? स्टोन्स आज से नहीं, हमारे राजा महाराजा रॉयल्स जो लोग होते थे वो भी स्टोन्स पहनते थे, और जो उनके सभा में गुरु होते थे वो उनको स्टोन सजेस्ट करते थे, और ये रॉयल्स हैं और आज से नहीं चल रहा है, काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। और ये कलर्स जो होते हैं ये नेचुरल कलर्स होते हैं, सफ़ायर्स होते हैं, चाहे वो पुखराज हो, चाहे वो नीलम हो, चाहे वो एमरल्ड हो, बट आजकल इसके सब्स्टिट्यूट्स भी आ गए हैं। तो आजकल बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आ गई हैं जो लोग, स्टोन्स क्या है लोगों को अच्छे से नॉलेज नहीं है। स्टोन्स पहनने के लिए 3 स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग इज़ कि डायग्नोज बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्नोज ठीक होना चाहिए। जिस भी एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट कर रहे हैं उसकी नॉलेज बहुत अप्रोप्रिएट होनी चाहिए कि डेफिनेटली ये स्टोन की नीड है और पहनना है और इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा। सेकेंड थिंग इज़ क्वालिटी पे मैं ज़्यादा स्ट्रेस देती हूँ, एंड द थर्ड एंड द लास्ट थिंग इज़ क्वांटिटी। क्वालिटी में मैंने आजकल देखा है कि लोग बोलते हैं नहीं आप तो कम बता रहे हो। द थिंग इज़ कि वी हैव टू वेयर 5 रत्ती अकॉर्डिंग टू द हाइट, वेट, नो, क्वालिटी मैटर करती मतलब है। रत्ती हमारी वेट और हाइट एग्जैक्टली लोग बोलते हैं कि वेट है, हाइट है, बट नहीं, आप वेट और हाइट का कोई मतलब नहीं है। अगर आप
एरोप्लेन में जा रहे हो तो आपका वेट हाइट मैटर नहीं करता, आपकी क्वालिटी और ड्राइव तो आप ये मैटर करती रत्ती है। सजेस्ट कैसे करते हैं किसी को, 2 रत्ती या 5 रत्ती, 1.5 रत्ती? मैं एक्चुअली स्टोन की क्वालिटी ज़्यादा मेंटेन करती हूँ, Okay. बाकी उनके बजट के ऊपर भी होता है। Okay. बाकी मैं बिकॉज दे डोंट नो, दे डोंट हैव द नॉलेज मुझे है वो किस लिए पहन रहे हैं, तो मैं क्वालिटी मेंटेन करती हूँ रादर देन क्वांटिटी। उनको पत्थर नहीं ढोना है, उनके Okay. काम होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ ज्वेलरी पीस दे आर वेयरिंग फॉर सम कॉज, और वो काम उनका होना चाहिए। दैट इज द इशू। और अगर जैसे कोई स्टोन चाहता है कि मैं नहीं पहन सकता या मैं नहीं पहनना चाहता, Okay. जैसे आजकल बच्चे होते हैं तो वो कहते हैं जी हम स्टोन नहीं पहनेंगे, तो उसमें फिर आप कैसे उनको एडवाइस करते हैं कि क्या करना चाहिए उनको? बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं सिंस 7th 8th क्लास के भी आते हैं, दे आर वेरी इंटरेस्टेड टू लिसन देयर हॉरोस्कोप। तो वो बहुत अच्छा लगता है कि उनको नॉलेज है। पहले तो उनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में, उनकी हॉरोस्कोप के बारे में सब मैं बताती हूँ, उनसे पूछती हूँ आप भी ऐसे हो, आपका नेचर ऐसे है, तो दे फेल्ट वेरी कंफर्टेबल विद मी। सेकेंड, अगर वो जेन्युइनली नहीं पहनना चाहते तो मैं उनको समझा देती हूँ कि दिस प्लैनेट इज़ वेरी गुड, आप इसकी पूजा करो। तो मैं उनको पूजा करने के लिए बताती हूँ, तो वो भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वो बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। एक हमारी वी हैव टू गो टू द बैक टू द रूट्स, क्योंकि हमारे दादा दादी, नाना नानी या हमारे रॉयल्स या हमारे पूर्वज जो भी कर रहे थे हमारी बेनिफिशियल्स के लिए था। तो अच्छा लगता है अगर वो धीरे धीरे बड़े होकर समझ के पहनते भी हैं, नहीं भी पहने तो इट इज़ ओके। ऋचा जी, आपसे मेरा एक क्वेश्चन और है। अक्सर पहले क्या होता था, जब भी हमने मम्मी को अपने देखा है या अपने रिलेटिव्स में देखा है, तो बच्चा पैदा होता था तो मंदिर में चले जाते थे, पंडित बुला लेते थे, पंडित से ही नाम रखवा कर आ जाया जाता था और वो ही अक्षर निकालते थे और हमारा नाम रख दिया था। और अब देखा जाए तो सिनेरियो बिल्कुल चेंज है। मंदिर में पंडित के पास ना जाकर लोग जिन्होंने बड़े बड़े ऑफिस खोले हुए हैं एस्ट्रोलॉजी के, और बहुत कंपटीशन सा लगता है अब तो, जैसे देखो तो बहुत कंपटीशन है हर जगह पर, इतने ऑफिसेज बने और विद अपॉइंटमेंट से जाना पड़ता है, मतलब हर जगह रश है। मैं ये नहीं कह सकती कि वो यार एस्ट्रोलॉजर बहुत बढ़िया है, Exactly, लेकिन हाँ जी, रश हाँ जी, नहीं है या वो बिल्कुल। छोटा है, हर जगह रश है। हाँ जी। लोग पंडित के पास अब ना जाकर एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाते हैं? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, एक नॉलेज है। पहले क्या होता था, पंडित लोग बहुत ज्ञानी होते थे, उनका काम जो फुल प्रूफ होता था वो यही होता था कि इसमें प्रॉपरली उस विद्या में नॉलेज लेना। और लेकिन आज क्या हो रखा है कि लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं साथ के साथ। तो आई शुड गिव यू एन एग्जाम्पल। जैसे एक डॉक्टर है तो वो अपने बेटे को ऑपरेशन करना नहीं सिखा सकता, उसको प्रॉपरली इंस्टीट्यूट में जाना है और वो नॉलेज लेनी है। जो भी आज एस्ट्रोलॉजी फुल प्रूफ कर रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा आप देखिए कि कहाँ से उन्होंने डिग्रीज़ ली हैं, कितने साल का उनको एक्सपीरियंस हो गया है। बिकॉज रिसर्च करने के लिए भी हमें 6-7 साल लगे हैं, तब जाके हम, बिकॉज प्रेडिक्शन आपको अपने आप ही आती है, वो आपको सिखाई नहीं जाती है, चाहे आपको आचार्य की डिग्री मिल भी जाए तब भी नहीं। तो जितना आपके पास एक्सपीरियंस होता जाएगा स्लोली एंड ग्रेजुअली, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, बहुत अच्छी आपने बात बताई है पंडितों के बारे में, वो थोड़ा सा मेरे को जो जितना मैं ज़्यादा उनके बारे में, लेकिन जो मुझे नॉलेज है वो सिर्फ हॉरोस्कोप जब मैच करते हैं एक हस्बैंड वाइफ की या शादी के लिए, तो सिर्फ एक गुण मिलान ठीक है, हो गया। थोड़ा सा उनको कहीं भी आप जा रहे हो, उनको ये बोलो, चाहे उनको भी दिखा रहे हो कि 5th हाउस के साथ साथ, गुण के साथ साथ आप 9th हाउस को ज़रूर देखें, भाग्य स्थान को ज़रूर देखें। होने वाली जो नव दंपति है उसका संतान का घर ज़रूर देखें और आगे की दशाएं ज़रूर देखें। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशक गुण कम मिले, मैटर नहीं करता है। ज़रूरी नहीं है कि 36 गुण मिलेंगे तो उनका डिवोर्स के चांसेस नहीं है। 36 गुण वालों के बहुत डिवोर्सेस के चांसेस होते हैं और मैंने एक्सपीरियंस किया है ये लाइफ में। तो रादर देन इन गुण मिलान, गो फॉर 9th हाउस, गो फॉर 5th हाउस, गो फॉर 7th हाउस। जो शादी का घर है उस पर अच्छे से देखिए, राहु केतु की दशाओं को देखिए, महादशाएं देखिए, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो भी सही हो सकते हैं, आई डोंट हैव एनी नॉलेज, बट मैंने देखा है कि वो लोग सिर्फ गुण मिलान देखते हैं, इससे ज़्यादा बहुत कम है। मतलब दर्शकों, आपने सुना अभी आपने कि सिर्फ गुण मिलान करने से आपने शादी नहीं करवानी। एग्जैक्टली। और जो इन्होंने आपको नॉलेज दी है, शादी का घर, संतान का घर जरूर देखिए, वो भी आप लोगों को जरूर देखना है, शादी सक्सेस करवानी है तो। और मैं आपसे एक और चीज सुनूंगी, काल्प सर्प योग, हाँ, राहु दशा, ये
जो बहुत बहुत सुना है। अभी जैसे ग्रहण लगा था तो बोल रहे थे राहु काल हाँ। है ये, अभी उसके तो बारे में काल्प सर्प योग तो बहुत ही हम लोग सुनते हैं। और उसके लिए कुछ वो भी बताते हैं कि आपको वहां जाकर नासिक हाँ जी। स्पेशल जाइए, वहां हाँ पर जी। आपको पूजा करवानी चाहिए। बिल्कुल। या वो फिर काल्प सर्प के लिए वो मंदिर में नागिन का, नागिन का एक जोड़ा देते हैं कि आप इसको सोमवार वाले दिन जाकर मंदिर में जिनको रखाइए। भी काल सर्प योग है, एक सजेशन तो मेरी यही है कि फॉर द लाइफ टाइम, नाग पंचमी के दिन नाग नागिन का जोड़ा बहुत इजीली किसी भी ज्वेलर शॉप से मिल जाता है, वो आप लीजिए और वो तो फॉर एवर फॉर द लाइफ टाइम आप करिए। जिनको काल्प सर्प योग जिनको है, काल सर्प योग है, वो इट इज़ अ वेरी गुड उपाय, क्योंकि मंदिर में जाके इट इज़ अ वेरी सिंपल। और वो कौन सा डे जाना चाहिए? वो नाग पंचमी के दिन, हर साल में एक बार आता है। सेकेंड थिंग, काल सर्प योग होता क्या है, आई वुड एक्सप्लेन यू। राहु एंड केतु के बीच में ही हमारे सारे प्लैनेट्स होते हैं। सपोजिंगली आप एक घर में बैठे हो और बाहर से लॉक लगाया जाए, मतलब द थिंग इज़ कि आप इस घर में तो हो, आप घर के अंदर की बाउंड्री तक घूम सकते हो, बट यू आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड। ये सिचुएशन हो जाती है कि ऐसे लोगों के जनरली, जिनका भी होगा वो भी मेरी बात सुन रहे होंगे और वो एक्सपीरियंस उन्होंने किया होगा लाइफ में कि जितने भी वो काम करते हैं वो काम स्टार्ट बहुत अच्छे से हो जाते हैं और एंड मोमेंट पे जब वो सोच भी नहीं सकते कि ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और सब कुछ मतलब ज़ीरो पे आ जाता है। और उनके एफर्ट्स जो होते हैं ना, बहुत जल्दी विद इन मतलब जैसे मैंने देखा है, आई हैव एक्सपीरियंस सच थिंग्स कि ऐसे सिचुएशंस आती हैं। तो ये काल सर्प योग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो है अपनी हॉरोस्कोप में, आप देखें और उसके उपाय कहीं ना कहीं माने, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करा जा सकता है, बिकॉज प्लैनेट्स चेंज नहीं हो सकते हैं। द थिंग इज़ कि हमें उसके साथ कैसे वर्क करना है। सपोजिंगली एक बच्चा है हमारे घर पे, हमें पता है कि वो इतना अच्छा 1 घंटे में एक ही क्वेश्चन करेगा, तो हमें उसको उस हिसाब से डील करना है। तो हॉरोस्कोप को देख के हमें उसके हिसाब से डील करना है कि प्लैनेट्स कैसे हैं और उसके ऊपर हमने वर्क करना है। एज एन एस्ट्रोलॉजर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके। That is. और ऋचा जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है प्रश्नावली, जिसमें डेट ऑफ बर्थ और टाइम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसके बाद मेरा एक क्वेश्चन और भी होगा, जैसे कि अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है या डेट ऑफ बर्थ है, उनके पास उनके जन्म का टाइम नहीं है, तो उस केस में आप क्या सजेस्ट करते हैं और कैसे सजेस्ट करते हैं? डेट ऑफ बर्थ और टाइम के बिना उनके बच्चों की हॉरोस्कोप से काफ़ी हद तक सिचुएशन सामने आ जाती हैं, उनकी लाइफ स्पैन सामने आ जाती है। लेकिन अगर वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में हैं और उनके पास कुछ भी डाटा नहीं है, तो हम प्रश्न कुंडली लगा सकते हैं, वो भी काफ़ी हद तक उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बहुत काम करती है। तो इट इज़ ऑल्सो बिकॉज आई डू प्रेडिक्शंस थ्रू जो हमारी पराश्री एस्ट्रोलॉजी है वो तो है ही, साथ साथ जेमिनी एस्ट्रोलॉजी लगाना, साथ साथ ट्रांजिट लगाना, साथ साथ आप प्रश्न कुंडली लगाओ, अष्टक वर्ग लगाओ, ये सारी एक अलग अलग सिचुएशंस हैं, उनको हम इक्वली सुदर्शन चक्र की तरह हमें वो करना है, देन हम प्रेडिक्शंस देते हैं। इट्स नॉट दैट कि पंचांग खोलिए, आपने देखा होगा वही पंडित जी वाली बात कि थोड़ा सा वो पंचांग खोलते हैं, ट्रांजिट देखते हैं एंड प्रेडिक्शंस कम्स आउट। तो ऐसा नहीं है, हर एक इंडिविजुअल की हॉरोस्कोप अपनी होती है। लाइक ईच इंडिविजुअल हैज़ 2 eyes, nose same, but still we look different. So every horoscope is different, every child is different. So this is a duty of astrologer कि वो अच्छे से analyze करे and then suggestions दे, अपने predictions दे। तो predictions आप कैसे देते हैं? और वो यहाँ तक है कि आप उनके ईयर भी बता देते हो, डेट भी बता देते हो। प्रिडिक्शंस के लिए एक बहुत ही हर चीज़ हमारी जब जन्म पत्री खुलती है ना, वहीं छुपी हुई है, हमें सिर्फ एनालाइज करना है। ये एक्सपीरियंस के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। दशाओं में डेट्स, ईयर्स, 108 साल की जो दशाएं हमें मिलती हैं ज़िंदगी में, उससे हमारी प्रेडिक्शंस निकलती हैं। जब भी बच्चा जन्म लेता है, चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली हमें दशाएं मिलती हैं, जो हमारी 108 साल की दशाएं होती हैं। वो दशाओं का पैटर्न है, जैसे हर प्लैनेट की अपनी अपनी दशाएं आती हैं, तो हम दशाएं देख के एनालाइज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कि इज़ इट द राइट टाइम टू गो अब्रॉड ऑल्सो, तो वो हम दशाओं से ही देख के एनालाइज करते हैं या प्रेडिक्शंस देते हैं कि हाँ येस दिस इज़ द राइट टाइम टू गो अब्रॉड, या आप अभी से तैयारी शुरू कर दो, आपका योग बनने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें दशाओं से पता चलती हैं, डेफिनेटली पता चलती हैं और बहुत एक्यूरेट पता चलती हैं। और मैं चाहूँगी जाते जाते आप अपने दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ स्पेशल उनके बारे में उनको बताना चाहेंगे। और दोस्तों, मैं इनके साथ आपको मिलवाने से पहले
एक बात पहले बताना चाहती थी, लेकिन मैंने कहा अब ये बताया जाए क्योंकि आपने इनको सुन लिया जैसे कि, और आपने इनकी नॉलेज को भी परख लिया होगा कि 18 ईयर का एक्सपीरियंस है इनको, और इन्होंने बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं जो हमें नॉलेज में नहीं थी। ऋचा जी, मैं चाहूँगी आप जाते जाते हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, आप उनके बारे में कोई छोटे से प्यारे से टिप्स दे के जाए। ओके, एक टिप मैं जो अपने ऑडियंस को देना चाहूँगी, जो अपने फ्रेंड्स को देना चाहूँगी, वो ये है कि अपनी हॉरोस्कोप टाइमली प्लीज़ ज़रूर एनालाइज करवाइए। एक बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट है जिसको प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज हो। टाइम होता है, जैसे बच्चे का जन्म हुआ या बच्चा 5th 6th क्लास में हुआ, देन 10th क्लास, बिकॉज आगे का उसको क्या फील्ड में ऑप्ट करना है, किस में जाना है, उसकी नॉलेज होती है। देन आफ्टर 12th, बिफोर मैरिज इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक तरह से सेकंड जन्म, सेकंड बर्थ होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ 4-5 फेजेस हैं लाइफ के, जब हमें एक नॉलेज होनी चाहिए अपने हॉरोस्कोप की कि येस वी आर इनटू दिस दशा, वी हैव दिस काइंड ऑफ प्लैनेट्स। ऋचा जी से बात करने के लिए नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर ऋचा जी से आप बात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। और दोस्तों, आप अपना प्यार ऐसे ही हमें देते रहना, सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू वेरी मच।